So guys, we're moving on to lecture 4 for today. आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज ऑल अबाउट फॉर्मल चार्ज एंड रेजोनेंस. ये दो चीज़ें हम करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जनरली इसमें से इसको हम लोग कोरिलेट करते हैं विद द स्टेबिलिटी ऑफ द आयंस विच इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. और यू जनरली डू गेट इसमें से एक क्वेश्चन हम लोग को आ ही जाता है. आप किसी के लिए भी बैठ रहे हो, आप पीजीटी टीजीटी बैठ रहे हो, आप कोई भी कंपटीशन के लिए, नीट के लिए बैठ रहे हो, आईआईटी जेई के लिए बैठ रहे हो, या आप मास्टर कैडर के लिए बैठ रहे हो, या आप यूपीएससी के लिए बैठ रहे हो, तो इसमें से एक क्वेश्चन हमें फॉर्मल चार्ज और रेजोनेंस में से आता ही है, राइट. सो जब भी हम लोग लुईस के स्ट्रक्चर्स लिखते हैं, हमने ऑलरेडी देखा कि वो हेल्पफुल है फॉर अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्टीज एंड रिएक्टिविटी. ठीक है. और वी असाइन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, जिनको हम लोग क्या बुलाते हैं, फॉर्मल चार्जेस. ओके. अब जो डिटर्मिनेशन फॉर्मल चार्जेस का होता है, वो एक बेसिकली इट्स नथिंग बट इट इज अ बुक कीपिंग मेथड. बुक कीपिंग मेथड क्या मतलब हुआ इसका, कि बुक कीपिंग मेथड है इलेक्ट्रिकल चार्जेस का. क्योंकि जब भी हम लोग अरिथमेटिक सम लेते हैं सारे फॉर्मल चार्जेस का, तो दैट विल बी इक्वल टू द टोटल चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग NH4 पॉजिटिव ले रहे हैं, तो फॉर्मल चार्जेस का जो सम होता है दैट शुड बी इक्वल टू 1 पॉजिटिव. ओके, सो व्हेन वील डू द एग्जांपल्स we will understand. So I'm going to show you two ways how to calculate the formal charges. एक तो जो हम लोग जनरल फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं टू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज, दैट इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. सो ये एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं. I am going to show you a simpler formula than this, right? So we write down the structure of NH4. लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमने NH4 का लिख लिया लाइक दिस. ओके. एंड इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज, राइट. अब हमको यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जब हम लोग हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री हैं एक एटम में फॉर हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू 1. ठीक है. सो इसमें से अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे अजाइंड इलेक्ट्रॉन्स. अजाइंड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या, कि ये इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है, तो एक अजाइंड इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया, right? So minus 1, therefore the formal charge on hydrogen is going to be 0. When we are looking at nitrogen, nitrogen में valence electrons कितने हैं, 5. और assigned कितने हो गए, assigned is going to be 1, 2, 3 and 4. So minus 4 which is equal to plus 1. अब हम कह रहे हैं बुक कीपिंग है, टोटल चार्ज जो है वो कितना होना चाहिए, जितना इस मॉलिक्यूल के ऊपर है, दैट इज +1, राइट. सो the total charge that is equal to +1. नहीं समझ में आया है, ये वाला फॉर्मूला सबको आता है, आई एम श्योर. नहीं समझ में आया है इस वाले को, तो एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ और ले रही हूँ. सो लेट्स टेक another example over here, guys. I am taking the example of nitrate ion, NO3 negative. ठीक है, नाइट्रेट आयन. अब लेट्स लुक एट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर. लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स आपको बनाने आते हैं, जिसको नहीं बनाने आते हैं प्लीज वीडियो को रेफर करो, जो इससे पिछली वाली वीडियो थी. सो ये आ गया एक ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6. इनफैक्ट इसको हम लोग दूसरी साइड ही ड्रॉ करते हैं सो एज टू शो द बॉन्डिंग. तो यहाँ पे हमारे पास आ गए 1 2 3 and 4 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. और वी आर गोइंग टू another oxygen over here, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, right. So हम लोग फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं फॉर दीज टू ऑक्सीजन्स फर्स्ट. क्या हमने करा था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6 फॉर ऑक्सीजन. और अजाइंड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, अजाइंड इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास, ऑक्सीजन के पास है 1 2 3 4 5 6 and 7. क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो 8th इलेक्ट्रॉन है वो तो किसका है, नाइट्रोजन का है ना. तो 1 2 3 4 5 6 and 7 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं.
So when we are talking of 7 electrons over here, तो assigned electrons हो गए 7, so the charge is going to be -1, right? इस वाले ऑक्सीजन पे चार्ज देखते हैं, तो इस वाले ऑक्सीजन पे चार्ज क्या हो जाएगा? आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6, असाइंड इलेक्ट्रॉन्स कितने? 1 2 3 4 5 6, -6, so this is equal to 0. And when we are talking of nitrogen की, so this is the second oxygen and then we have the nitrogen and this is also oxygen, this is also oxygen. ठीक है? So अगर हम लोग नाइट्रोजन में देखें तो नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5. असाइंड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4. So this will be equal to +1. Okay. Now what is going to be the charge on the ion? These are two oxygens, तो ये हो गया into 2, which is equal to -2. -2 or +1, that will be equal to -1. So you can see that the charge on nitrogen is -1. Right? Now molecules की अगर हम लोग बात करें तो of course they do not have any electrical charge. They are going to be neutral. तो molecules की definition ही ये है कि वो neutral है. तो सम ऑफ फॉर्मल चार्जेस अगर हम लोग एटम्स का लेंगे जो कि एक मॉलिक्यूल बनाता है, दैट शुड ऑलवेज कम इक्वल टू 0. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ अ मॉलिक्यूल. ये हमने आयंस के एग्जांपल्स लिए हैं, तो आई एम टेकिंग विद यू एग्जांपल ऑफ वाटर. सो इफ यू लुकिंग एट द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर. ठीक है, तो अब यहां पे फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 6 - 6, 1 2 3 4 5 and 6. ठीक है, सो 6 - 6 विच इज इक्वल टू 0. और हाइड्रोजन के ऊपर कितना हो गया? 1 - 1 विच इज इक्वल टू 0. ठीक है, टोटल चार्ज कितना हो गया? दैट इज इक्वल टू 0. नाउ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चंस में दे रही हूं आपको फॉर प्रैक्टिस. एक बारी उसमें आप देखो कि वेदर यू विल बी एबल टू डू द फॉर्मल चार्जेस, कैलकुलेट द फॉर्मल चार्जेस और नॉट. इफ नॉट, तो यू कैन get in touch with me on the telegram channel and I will explain them to you. Okay. अब समरी अगर हम लोग करें फॉर्मल चार्जेस की, हमें पता चल गया कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हर एक टाइम एक ऑक्सीजन एटम अपीयर होता है इन द मॉलिक्यूल जिसके पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, इट विल ऑलवेज हैव अ फॉर्मल चार्ज ऑफ -1. प्लीज रिमेंबर दिस. ठीक है, और अगर ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है एज 1 2 3 4 और डबल बॉन्ड ओवर हियर, और अपेयर करता है एज ऑक्सीजन 1 2 3 4 इस तरह से, तो हमेशा इसके ऊपर जो फॉर्मल चार्ज होगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0. राइट? अब अगर हम लोग नाइट्रोजन ले, तो नाइट्रोजन अगर एग्जिस्ट कर रहा है विद ऑल 4 वैलेंसीज, ऑलवेज इसका फॉर्मल चार्ज इज गोइंग टू बी +1. और अगर नाइट्रोजन एग्जिस्ट कर रहा है एज दिस अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका जो फॉर्मल चार्ज होगा बच्चों दैट विल बी इक्वल टू 0. राइट? फिर हम आते हैं मैजिकल टॉपिक के ऊपर विच इज रेजोनेंस. लंबा टॉपिक है ये, लंबी जगह जाएगा. आप हर चैप्टर में देखोगे ऑर्गेनिक की रेजोनेंस इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. तो लुईस स्ट्रक्चर्स के साथ क्या प्रॉब्लम थी? एक आर्टिफिशियल लोकेशन दे देते हैं इलेक्ट्रॉन्स का. ठीक है, सो अगर हम लोग कोई भी एक कंपाउंड लेते हैं तो लुईस स्ट्रक्चर में देयर कैन बी मोर देन वन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कार्बोनेट ले लेते हैं. सो कार्बोनेट को हम कैसे शो करते हैं? C डबल बॉन्ड O एंड देन ऑक्सीजन एंड देन ऑक्सीजन. सो देयर इज अ डबल बॉन्ड एंड देयर इज अ सिंगल बॉन्ड. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर लो, 1 2 3 4, और यहाँ पे आ जाएंगे 6, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे भी आ गए गाइज 6. ठीक है, एंड देयर इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव चार्ज ऑन दिस ऑक्सीजन एंड नेगेटिव चार्ज ऑन दिस ऑक्सीजन. राइट? अब इसमें जो बॉन्ड लेंथ होती है
अगर आप कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड करोगे और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड करोगे तो इसमें दो डिफरेंट बॉन्ड लेंथ्स होनी चाहिए, राइट? बट it is seen that the bond length of all the three oxygens it is same. Okay, so two important features अगर हम लोग देखें तो हम कार्बन डाइऑक्साइड के तीन स्ट्रक्चर्स दे सकते हैं। एक ये हो गया, दूसरा हमारे पास हो जाएगा oxygen delocalization of pi electron cloud we are going to show over here, double bond O, lone pair of electron show कर लेते, राइट? और यहाँ पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर लो, तो नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। लेट्स से दिस इज स्ट्रक्चर 2 and we have another structure in which the double bond now comes over here, and we have oxygen over here and we have oxygen over here, again lone pair of electrons, 6 on this with a negative charge, 1 2 3 4 5 6 on this with a negative charge, and 4 on this. So this is structure number 3. अगर हम इन स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं तो फर्स्टली जो ईच एटम होगा उसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी, कार्बन की और ऑक्सीजन की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है? एंड सेकेंडली विच इज मोर इम्पॉर्टेंट, हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं वन स्ट्रक्चर टू द अदर by delocalization of electrons. So what is happening over here? If we are moving these electrons here and we are moving these electrons here, it will result in structure 2. ठीक है? और अगर हम ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट करते हैं और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, वी विल गेट स्ट्रक्चर 3. सो हम लोग रिलेटिव पोजिशंस एटम्स की नहीं चेंज कर रहे हैं, एज यू कैन सी ओवर हियर. सिर्फ हम कर्व्ड एरोज के साथ इलेक्ट्रॉन की पोजिशनिंग को चेंज करते हैं. These structures are, number one, only on paper. Number two, they are equivalent. तो ये रेजोनेंस की एक इंपॉर्टेंट फीचर है. ओके, अब एक्सरे स्टडीज ने हमें शो किया कि जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स हैं वो हमेशा छोटे होने चाहिए देन सिंगल बॉन्ड्स, राइट? तो अब कार्बोनेट आयन में तो दोनों बॉन्ड्स हैं, बट इट इज सीन कि कार्बन ऑक्सीजन के तीनों जो बॉन्ड्स हैं दे आर ऑफ इक्वल लेंथ. ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से छोटा है, राइट? सो ये एक्सप्लेन करती है रेजोनेंस थ्योरी. सो व्हाट इज रेजोनेंस थ्योरी ओवर हियर? Let's understand. When we are talking of रेजोनेंस थ्योरी, तो रेजोनेंस थ्योरी क्या कहती है कि जब भी एक मॉलिक्यूल या आयन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय टू और मोर लुईस स्ट्रक्चर्स जो कि सिर्फ पोजिशनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में डिफर करती है, तो दो चीजें दे आर गोइंग टू बी ट्रू. नंबर वन, नन ऑफ दी स्ट्रक्चर्स जिनको हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बुलाते हैं, रेजोनेंस structures, or they are also known as resonance contributors. ठीक है? ये जो स्ट्रक्चर्स है वो दोनों में से कोई भी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है मॉलिक्यूल का, आर नॉट करेक्ट representation of the molecule, ठीक है, या आयन. सो कोई भी एक आप बोल सकते हो कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं करता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. एंड नंबर टू, जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ हाइब्रिड, और यू कैन से एवरेज ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स. सही बात.
सो रेजोनेंस हाइब्रिड जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा एक एक्चुअल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर. सो बेसिकली जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है दे आर नॉट स्ट्रक्चर्स फॉर द एक्चुअल मॉलिक्यूलर आयन, दे विल ओनली एग्जिस्ट ऑन पेपर. इनको हम आइसोलेट नहीं कर सकते, कोई भी एक सिंगली कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता. सो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर. अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास ना एक और कंफ्यूजन जो कि स्टूडेंट्स मेरे से कई बारी पूछते हैं कि अगर रेजोनेंस को हम इस तरह से शो कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम भी तो सेम है ना. इक्विलिब्रियम को हम कैसे शो करते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम इज that phase when the rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction. ठीक है. So what is the difference between resonance and equilibrium? So remember कि resonance में सिर्फ और सिर्फ electrons move कर रहे हैं, atoms move नहीं करते. It is only the electrons which are moving. ओके. और इक्विलिब्रियम जब भी होता है, इक्विलिब्रियम में दे आर डिफरेंट structures, or we can say that there are moving atoms, right? अब आप इक्विलिब्रियम को डबल एरो के साथ शो कर रहे हो, वेयर एज जब आप रेजोनेंस को शो करते हो देन यू आर यूजिंग दिस एरो. Okay, now how does resonance lead to the investigation of most stable structure? क्योंकि आपको क्वेश्चन आता है कि अच्छा जी आपको दे दिए 4 ऑप्शंस, उसमें बोला कि सबसे स्टेबल कौन सा है. तो लेट्स जस्ट लुक एट द रूल्स ऑफ रेजोनेंस टू अंडरस्टैंड दिस. Number 1, resonance exists only on paper. They have no real existence whatsoever. No real existence. Imaginary. हाइपोथेटिकल. ठीक है. बट फिर ये क्यों यूजफुल है? ये इसलिए यूजफुल है कि ये हमें अलाउ करते हैं टू डिस्क्राइब मॉलिक्यूल्स एंड आयंस जिसके लिए एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर इनएडिक्वेट है. तो हम लोग दो से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और उनको बुलाते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स और रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स. उनको हम लोग कनेक्ट करते हैं विद अ डबल एरो लाइक दिस, and we say that the real molecule or ion is a hybrid of all of them, जैसे आपने कार्बोनेट आयन में किया. ठीक है. Number 2, in writing resonance structures we are only allowed to move the electrons. You've already seen this, right? Let's take another example. We are taking butadiene over here, CH3 CH positive charge and CH double bond CH2. ठीक है. सो ये हमने एक कार्बोकेटाइन ले लिया. अब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत नॉटी है, शिफ्ट होता रहता है, तो वो हो गया यहाँ पे शिफ्ट. ये आ गया स्ट्रक्चर 1. अगर ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट होगा? ऑपोजिट साइड पे. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज. पर इसने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ने टिकना नहीं है. ठीक है. सो दिस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैन अगेन शिफ्ट. ओके. सो अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड फिर से शिफ्ट करेगा तो आपके पास एक थर्ड स्ट्रक्चर आ जाएगा, राइट? तो थर्ड स्ट्रक्चर जो हम लोग सोच सकते हैं दैट कैन बी CH2 पॉजिटिव, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. बट बच्चों ये करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि इसमें हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर लिया है. तो हम लोग सिर्फ क्या 1 और 2 ठीक है, हम सिर्फ क्या मूव करते हैं इसमें? जब आप आइडेंटिफाई करोगे ऑप्शंस को तो उसमें आपने इस चीज को भी नोटिस करना है. तो आपने इसमें क्या करना है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को, पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स को या पाई बॉन्ड्स को शिफ्ट करना है और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करना है. दो ही चीजें इसमें होती हैं. ओके. देन द थर्ड रूल सेज कि जब भी हम लोग while drawing the resonance structures a lone pair can be moved in the same manner as an electron. तो लोन पेयर को भी हम लोग आराम से मूव कर सकते हैं.
जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने ले लिया C डबल बॉन्ड O CH2 एंड लेट्स से वैलेंसीज पूरी कर देते हैं 1 2 3 4 और इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। सो ये अगर नेगेटिव चार्ज होता है ऑन द कार्बन एटम नेक्स्ट टू द कार्बोनाइल ग्रुप तो इसे हम बुलाते हैं इनोलेट आयन। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं हम यहाँ पे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे यहाँ और जो नेगेटिव चार्ज है वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ। सो रेजोनेंस हो गया, डबल एरो के साथ कर देते हैं इसको शो और हमारे पास स्ट्रक्चर अब क्या आ जाएगा CO नेगेटिव है ना, और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे आ गया CH3। अगर CH3 लेना चाहते हो चलो CH3 ले लेते हैं। सो देन वी हैव अ CH3 here also. So basically what is happening, it's only the double bond pi electron cloud is shifting and the negative charge is shifting, right? Please remember कि lone pair does not necessarily have to be an atom. Okay, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लोन पेयर की शिफ्टिंग करेंगे तो लोन पेयर की शिफ्टिंग भी इन अ सिमिलर मैनर होएगी जैसे कि नेगेटिव चार्ज की शिफ्टिंग हो रही है। अच्छा, आई कैन शो यू दिस विद एन एग्जाम्पल इफ यू वांट। तो अगर हम लोगों ने ले लिया फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग अमाइड C डबल बॉन्ड O NH2, इसके ऊपर है एक लोन पेयर और यहाँ पे आ गया CH3, तो ये अमाइड है। ठीक है, और यहाँ पे आ गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब मूवमेंट हमको यहाँ पे शो करनी है तो ये इधर चला जा सकता है और ये इधर, तो क्या शिफ्ट हो रहे हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स। डबल एरो के साथ शो कर लेते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा O 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड NH2। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो ना ये न्यूट्रल है तो इसे भी न्यूट्रल होना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए नाइट्रोजन से, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और CH3। सो व्हाट हैव वी डन इन स्ट्रक्चर 1 एंड 2, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स को करा है शिफ्ट, राइट? अंडरस्टूड। अब नाउ इफ यू टेकिंग फॉस्फोरस, फॉस्फोरस जो है वो थर्ड रो एलिमेंट है तो उसमें टेंडेंसी है कि वो एक्सपैंड कर सकता है अपना ऑक्टेट बिकॉज ऑफ डी ब्लॉक, बिकॉज ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इसके अगर हम लोग बोलें कि इट कैन अकोमोडेट 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मानोगे? नहीं मानोगे ना बिना एग्जाम्पल देखे। चलो फिर एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम लोग ले रहे हैं फॉस्फेट का आयन P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। ये मैंने तुम्हें बता दिया है कि कैसे आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। O 1 2 3 4 5 6 आ गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के ऊपर तो तीनों के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। और 1 2 3 4 कोई चार्ज नहीं आएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर, है ना? तो इसका अगर फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं तो ये वाला ऑक्सीजन यहाँ शिफ्ट हो सकता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है। जहां से इलेक्ट्रॉन, सॉरी ऑक्सीजन नहीं इलेक्ट्रॉन, जहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होएगा ना तो वो डबल बॉन्ड बनाएगा और डबल बॉन्ड शिफ्ट होएगा तो वो इलेक्ट्रॉन बनाएगा। ओके, कन्वर्ट होता है उसमें, तो ये आ गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसमें से चार्ज हो गया गायब क्योंकि 4 ही इलेक्ट्रॉन्स रह गए उसके ऊपर। सो ये आ गया ऑक्सीजन विथ 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड अ नेगेटिव चार्ज। ये जो यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हुआ है तो वो भी बना देगा इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 विद अ नेगेटिव चार्ज एंड वी हैव ऑक्सीजन ओवर हियर with again 1 2 3 4 5 6 with a negative charge. So in a similar manner सारे के सारे oxygens they can move. So resonance जो phosphate आयन का होता है ना उसकी बहुत इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल आप बोल सकते हो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, राइट? ऐसे ही बेफालतू में नहीं है ये स्ट्रक्चर्स, हर एक का कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस होगा। देन नेक्स्ट इफ वी आर गोइंग टू, जो एनर्जी होती है एक्चुअल मॉलिक्यूल की वो हमेशा लोअर होगी देन द एनर्जी जो कि एस्टिमेट हुई है फॉर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, राइट? सो साइंटिस्ट इनको या केमिस्ट इसको जनरली क्या बुलाते हैं, दिस इज द स्टेबलाइजेशन रेजोनेंस और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी।
स्टेबलाइजेशन एनर्जी। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी तो क्या होगा? जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ही कम स्टेबल होगा, because energy is inversely proportional to stability. Okay, up whenever we are talking of, let's say, let's take a slide over here, कि अगर हम लोग बोलें कि इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इक्विवेलेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस करती हैं टू द हाइब्रिड, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 विद अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड क्या हो जाएगा? चार्ज यहां चला गया, डबल बॉन्ड यहां चला गया, तो ये आ जाएगा CH2 पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड CH2. So this can be also represented as CH2, 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 dotted lines, half positive charge here and half positive charge here. इसे हम लोग बुलाते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है? अब एक और चीज आप याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, दैट इज कि जितने ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं उतना ही ज्यादा वो स्ट्रक्चर स्टेबल होता है. The more covalent bonds, very important guys, this is more covalent bonds a structure has, more stable it is, the more stable it is. एग्जाम्पल देख लेते हैं एक, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो हम ले रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है? और हम ले रहे हैं इसका resonating hybrid which is CH2 with a positive charge and CH double bond CH and CH2 with a negative charge, ठीक है? और डीलोकलाइजेशन फिर से अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की करें तो एक और स्ट्रक्चर हो सकता है CH2 CH डबल बॉन्ड CH and CH2, राइट? यहाँ पे आ गया हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव. तो अगर आप स्ट्रक्चर 1 देख रहे हो तो इसमें 1 2 3 4 5 बॉन्ड्स हैं, 5 कोवलेंट बॉन्ड्स. अगर हम लोग स्ट्रक्चर 2 देख रहे हैं तो इसके पास 4 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, और अगर हम स्ट्रक्चर 3 देख रहे हैं तो इसके पास भी 4 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट स्टेबल. व्हाई? बिकॉज इसके पास सबसे ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, राइट? समझ आ गया यहां तक? ओके. नाउ अगर स्ट्रक्चर्स जिसमें सारे के सारे एटम्स जो हैं उनके पास कंप्लीट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर मोर स्टेबल. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले रहे हैं एक मॉलिक्यूल विच इज CH2 पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन एंड CH3, ठीक है? अब ये हो जाएगा इधर शिफ्ट और पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा? ऑन द ऑक्सीजन. So we have CH2 double bond oxygen with a positive charge, one lone pair of electrons and CH3. ठीक है? अब यहाँ पे इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ओनली 6, है ना? और इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8. So which is going to be
मोस्ट स्टेबल अमंग्स दीज टू, दिस वन, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है। फिर एक और चीज आपने याद रखनी है कि जो चार्ज सेपरेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूं, चार्ज सेपरेशन जो होगा दैट विल डिक्रीज स्टेबिलिटी। जो क्वेश्चन मैंने आपको बोला कि भाई कौन सा सबसे स्टेबल है, ये सारे रूल्स उसी के लिए। तो चार्ज सेपरेशन जो होता है दैट इज गोइंग टू डिक्रीज स्टेबिलिटी। तो सेपरेटिंग ऑपोजिट चार्जेस जो होते हैं ना, उनको बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है। तो स्ट्रक्चर्स जिसमें ऑपोजिट चार्जेस को हम सेपरेट करते हैं, दे आर गोइंग टू हैव ग्रेटर एनर्जी। राइट, ग्रेटर एनर्जी, एनर्जी का मतलब हुआ लोअर स्टेबिलिटी। ओके। और अगर कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं है, दैट इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। सो एग्जाम्पल के बगैर नहीं समझ आएगा अगर आपको, तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड Cl, ये आ गया आपके पास। राइट। अब ये यहां से इधर डीलोकलाइज होएगा, ये इधर से इधर होएगा, एंड व्हाट डू वी गेट? वी विल गेट CH2, नेगेटिव चार्ज आ गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, CH एंड Cl, एक दो तीन चार विद द पॉजिटिव चार्ज। राइट, सो दिस इज विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड के ये दो स्ट्रक्चर्स हैं। अब अगर हम लोग स्ट्रक्चर वन देखें, तो स्ट्रक्चर वन में देर इज अ लार्ज कॉन्ट्रीब्यूशन बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी सेपरेट चार्जेस। Right, and if you're talking of structure 2, so there are separate charges over here. So which is going to be more stable? ये फर्स्ट वाला is going to be more stable. Okay. फिर एक और important चीज जो है, कॉन्सेप्ट जो है, वो ये है कि रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर जो होगा वो ज्यादा स्टेबल है जिसमें नेगेटिव चार्ज इज ऑन द more electronegative element. ये एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, ये सब चीजें, यही वाला रूल जो है वो फॉलो करता है। राइट। तो अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज इज ऑन द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, then that is going to be more stable. राइट। अब अगर आपको एनर्जीज प्रिडिक्ट करनी है ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, तो हम लोग कंसिडर करते हैं एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। राइट। सो फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स जो हैं दे आर गोइंग टू बी कंसिडर्ड वेरी वेरी स्टेबल। नंबर वन, स्ट्रक्चर्स हैविंग filled octets for second row elements. तो सेकेंड रो एलिमेंट्स हमारे पास क्या हो गए? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ठीक है, ये चीज आपने देखनी है। फिर सेकेंडली आपने देखना है स्ट्रक्चर्स हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ फॉर्मल चार्जेस। मिनिमम नंबर ऑफ फॉर्मल चार्जेस। ठीक है, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स। Number three, structures in which negative charge is on the more electronegative atom.
more electronegative atom. And number 4, structure in which there is minimal charge separation. तो जब आप देखोगे, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे ऑप्शंस में, तो आपने देखना है कि क्या वो ये चारों पॉइंट्स को फॉलो कर रहा है आपका आंसर कि नहीं कर रहा है. Got it? So this is all what we have in our today's class. There will be a few questions in the description box. उनको करने की कोशिश करो please. And my next topic for Thursday is going to be schematic energy level diagrams of mesomeric structures. उसको हम लोग खत्म करेंगे और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइपर कंजुगेशन. वो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. See you soon.